सोचिए, सिर्फ सोचकर कंप्यूटर चलाना या फिर अपनी यादों को एक हार्ड ड्राइव की तरह स्टोर कर लेना। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये अब हकीकत है और इसका नाम है न्यूरालिंक। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानी दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने का वादा करती है। तो चलिए आज इसी के बारे में गहराई से बात करते हैं। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि कैसे सिर्फ सोच की शक्ति से शतरंज का खेल खेला गया। फिर समझेंगे कि ये चिप दिमाग में लगती कैसे है, मतलब पूरी सर्जरी, और फिर ये काम कैसे करती है, इसके वादे और खतरे क्या हैं, और आखिर में हमारे डिजिटल भविष्य पर इसका क्या असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये कहानी एक ऐसे कारनामे से शुरू होती है जिसने सच में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये हैं नोलन आर्बो। एक एक्सीडेंट के बाद इनकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया था, लेकिन कुछ ही हफ्ते पहले पूरी दुनिया ने उन्हें सिर्फ अपनी सोच के दम पर लैपटॉप पर चेस खेलते हुए देखा। अब ये कोई चमत्कार नहीं था, ये था विज्ञान का एक नया कमाल। और ये कमाल मुमकिन हुआ न्यूरालिंक के पहले प्रोडक्ट से, जिसका नाम है टेलीपैथी। इसी साल जनवरी 2024 में नोलन के दिमाग में इस डिवाइस को इम्प्लांट किया गया और बस इसके बाद वो अपने ख्यालों को सीधे कंप्यूटर कमांड्स में बदल पा रहे थे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये डिवाइस, ये चिप आखिर दिमाग के अंदर जाती कैसे है? इसकी जो प्रक्रिया है ना, वो जितनी मुश्किल है उतनी ही हैरान करने वाली भी है। देखिए, इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इंसान और मशीन का कॉम्बिनेशन। सर्जरी की शुरुआत तो सर्जन ही करते हैं, मतलब छोटा सा कट लगाते हैं। फिर ड्यूरा मैटर, जो कि दिमाग को बचाने वाली एक परत होती है, उसे खोलते हैं। लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है, दिमाग के अंदर 64 बहुत ही पतले धागों को लगाना, वो काम करता है एक रोबोट जिसका नाम है R1। ये रोबोट बिल्कुल एक सिलाई मशीन की तरह एक एक धागे को बहुत ही सफाई से दिमाग के सही हिस्से में लगा देता है। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, तो इसको ऐसे समझिए। ये जो डिवाइस है ये करीब एक सिक्के के साइज का है और ये खोपड़ी में एक फिटबिट की तरह फिट हो जाता है। जैसे फिटबिट हमारी फिजिकल एक्टिविटी को ट्रैक करता है, वैसे ही ये डिवाइस दिमाग की एक्टिविटी को पढ़ता है। तो अब आते हैं अगले हिस्से पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि ये टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि प्योर साइंस है। इस पूरी टेक्नोलॉजी के दिल में है BCI, यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। अब ये क्या है? इसे बस दिमाग और मशीन के बीच का एक ट्रांसलेटर समझिए। इसका काम है हमारे विचारों की भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदलना, यानी 0 और 1 में। अब देखिए, BCI दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉन इन्वेजिव। इसमें बाहर से केबल वगैरह लगाकर काम किया जाता है, जैसे ब्रेन स्कैनिंग में होता है। और दूसरा है इन्वेजिव, बिल्कुल न्यूरालिंक की तरह, जिसमें चिप को सर्जरी से सीधे दिमाग में डाला जाता है। जाहिर है ये वाला तरीका कहीं ज़्यादा पावरफुल है और इसका मकसद सिर्फ मेडिकल हेल्प करना नहीं, बल्कि इंसानी ताकत को बढ़ाना भी है। तो ये काम करता कैसे है? जब भी कोई इंसान कुछ सोचता है, मान लीजिए कंप्यूटर का कर्सर हिलाने के बारे में, तो दिमाग के अरबों न्यूरॉन्स में से कुछ एक्टिव हो जाते हैं। इससे एक हल्का सा इलेक्ट्रिक सिग्नल बनता है। चिप से जुड़े वो जो पतले धागे हैं वो इन सिग्नल्स को पकड़ लेते हैं। फिर N1 चिप इन सिग्नल्स को बाइनरी कोड में बदलती है और फिर ब्लूटूथ के जरिए ये कमांड सीधे कंप्यूटर या फोन पर चला जाता है और ये सब पलक झपकने से भी तेज होता है। देखिए, न्यूरालिंक एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर क्रांति के ना दो पहलू होते हैं। एक तरफ तो कमाल की संभावनाएं हैं, लेकिन दूसरी तरफ उतने ही बड़े खतरे भी हैं। जरा सोचिए कि कोई अपनी यादों को एक फाइल की तरह स्टोर कर सके, उन्हें जब चाहे अपलोड या डाउनलोड कर सके। मतलब थ्योरी में तो यह भी मुमकिन है कि कोई अपनी पूरी चेतना, अपना पूरा वजूद एक रोबोट में ट्रांसफर कर दे। एक तरह से डिजिटल अमरता। यह भविष्य का एक बहुत बड़ा वादा है। लेकिन इसी वादे के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा है। अगर हमारा फोन हैक हो सकता है तो ये चिप क्यों नहीं? UN ने भी चेतावनी दी है कि क्रिमिनल्स लोगों के विचारों और उनकी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, उनमें हेर फेर कर सकते हैं। ये तो किसी की पहचान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। खैर, वापस इसके फायदों पर आते हैं। न्यूरालिंक पैरालाइज्ड लोगों के लिए एक पुल की तरह काम कर सकता है, जो उनके टूटे हुए नर्व कनेक्शंस को जोड़ दे और वो फिर से चल फिर सकें। इतना ही नहीं, ब्लाइंड साइट नाम का एक और प्रोडक्ट है जो देख ना पाने वाले लोगों की आंखों को बाईपास करके सीधे उनके दिमाग के उस हिस्से में इमेज भेज सकता है जो देखने का काम करता है। मतलब वो दोबारा देख सकते हैं। लेकिन इस वादे की एक नैतिक कीमत भी चुकाई गई है। रिपोर्ट्स के माने तो इंसानों पर ट्रायल शुरू करने से पहले जल्दबाजी में जो टेस्ट हुए उनमें करीब
1500 जानवर मारे गए। उनकी मौत इन्फेक्शन, दिमाग में सूजन और इम्प्लांट की गड़बड़ियों की वजह से हुई। ये दिखाता है कि इस टेक्नोलॉजी के शुरुआती दौर में कितने खतरे थे। और एक सवाल है कॉर्पोरेट कंट्रोल का। सोचिए, क्या होगा अगर भविष्य में कंपनियां हमारे दिमाग में ही विज्ञापन दिखाने लगें, ऐसे विज्ञापन जिन्हें हम स्किप भी नहीं कर सकते। या फिर जैसे कुछ फोन पुराने होने पर जानबूझकर स्लो कर दिए जाते हैं, वैसे ही दिमाग के पुराने इम्प्लांट को भी धीमा कर दिया जाए ताकि लोग नया खरीदें। अपने दिमाग का कंट्रोल किसी कंपनी को देना, ये ख्याल ही बहुत डरावना है। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये समझना जरूरी है कि न्यूरालिंक इस रेस में अकेला नहीं है, और इस टेक्नोलॉजी के आने से हमें एक समाज के तौर पर कुछ बहुत बड़े फैसले लेने होंगे। इस BCI की दौड़ में और भी कंपनियां हैं, जैसे सिंक्रोन, लेकिन उनका डिवाइस सीधे दिमाग से नहीं जुड़ता, या फिर ब्लैक रॉक, जिनके इलेक्ट्रोड्स काफी सख्त होते हैं और दिमाग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। न्यूरालिंक ने यहीं पर बाजी मारी है। उसके लचीले धागे सीधे और सुरक्षित तरीके से दिमाग में लगाए जाते हैं, जो इन दोनों समस्याओं को खत्म कर देते हैं। एलन मस्क का मकसद सिर्फ बीमारियों का इलाज करना नहीं है, उनका विजन इससे कहीं बड़ा है। वो ट्रांसह्यूमनिज्म की बात करते हैं, मतलब इंसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के साथ मिलाना। उनका मानना है कि अगर AI को हरा नहीं सकते तो उसके साथ जुड़ जाओ, क्योंकि भविष्य में AI इतना ताकतवर हो जाएगा कि हमें उसके साथ कदम मिलाने के लिए खुद को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। और यहीं से एक बहुत बड़ा सामाजिक सवाल खड़ा होता है। अगर चिप लगे हुए लोग ज्यादा काबिल हो जाते हैं, उन्हें बेहतर नौकरियां मिलने लगती हैं, तो क्या होगा? क्या बाकी लोगों पर भी इस कंपटीशन में टिके रहने के लिए चिप लगवाने का दबाव नहीं बनेगा? तब ये एक चॉइस नहीं बल्कि एक मजबूरी बन जाएगी, और समाज शायद दो हिस्सों में बंट जाए। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, क्या ये ब्रेन चिप इंसान के विकास का अगला कदम है, या फिर हमारी आज़ादी का आखिरी? क्या ये टेक्नोलॉजी हमारी आज़ादी, हमारी पहचान और हमारे इंसान होने के मायने को ही खत्म कर देगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन इस पर सोचना आज से ही जरूरी है।